નમસ્કાર, કેમ છો? સારું છે. TSPH આખું આપણું છે. વેલકમ ટુ TSPH Digital Guru. Myself, Professor Parimal Patel, Faculty of Chemistry, and in today's lecture, we are going to talk about a wonderful topic and very, very, very easy topic. That's your periodic table or a classification of elements and periodicity in the property. बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप देखें तो सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल पार्ट, जहां पर आपके न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ट्राइड रूल, डोबराइनर रूल, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हैं। और उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन वो क्विक रिकैप उसका भी जरूर लीजिएगा। सेकंड टॉपिक की अगर आप बात करें तो उसमें नए जो एलिमेंट है 101 से लेकर 118 तक के एलिमेंट, उनके नाम और उनके नंबर, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और थर्ड पार्ट जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है आपके पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, यानी कि एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड, आयोनिक रेडियस के ट्रेंड, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड। बच्चों, ये दो ट्रेंड जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर पूरे चैप्टर में आप इन दोनों को भी कर लो तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप क्वेश्चन को जरूर क्रैक कर पाएं। ठीक है, तो JEE मेंस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे। एंड अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एज ऑलवेज शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स, कैसे क्वेश्चन को टाइम प्रेशर में सॉल्व करना है उसके ऊपर भी बात होती रहेगी। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो। The correct order of carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine in the terms of second ionization potential। तो बच्चों, यहां पर क्या अपने को पूछा गया है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड। अभी हम ये जानते हैं कि एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा होगा। सो दैट्स अ रूल नंबर 1। एटॉमिक साइज जितना छोटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा रहेगा। ऑलराइट, दूसरी बात, एज वी गो अलोंग द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सो दैट्स अ सिंपल ट्रेंड दैट वी ऑल नो। तो जैसे जैसे बच्चों अलोंग द पीरियड साइज छोटी होती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ते जाएगी। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है? आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दिए हुए एलिमेंट्स जो है ना, उसको आप अलोंग द पीरियड अरेंज कर पा रहे हैं या आप डाउन द ग्रुप अरेंज कर पा रहे हैं। बच्चे अक्सर कॉन्सेप्ट आने के बाद भी इस तरह के क्वेश्चन करने में गलतियां करते हैं, और उसको सुधारने का सबसे आसान ट्रिक है, राइट द एलिमेंट एज इफ दे आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। या तो आपके मन में वो प्लेस हो जाने चाहिए, या डिफिकल्टी लगती है, आपकी एरर होती है, तो एरर को बहुत बड़ी आसानी से आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो हम जानते हैं कि कार्बन जो है ये ग्रुप नंबर कौन से में आता है? ग्रुप नंबर 14 में आता है। नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 15 में आता है। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 16 में आता है। और फ्लोरीन जो है वो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 17 में आता है। और वो एक ही पीरियड में है, सारे इसी लाइन में हैं। बराबर, तो इस क्वेश्चन में वी आर लकी कि हमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिया हुआ है। नहीं तो कभी उधर के ग्रुप का, कभी इधर के ग्रुप का ऐसा दिया रहता है, बच्चे बोलते मैं ये कैसे करेगा सर, कैसे करेगा? उसको अरेंज कर देने का, लिख देने का, पीरियोडिक टेबल में विजुलाइज कर लेने का। राइट, सो हियर वी गो नाउ। अभी यहां पर बात की गई है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। ऑलराइट, अभी हम ये जानते हैं कि एज एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो कार्बन से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की होनी चाहिए थी। लेकिन लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप ये जानते होंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है P3, इसका कॉन्फ़िगरेशन है P4। प्यारे बच्चों, P सब शेल की कैपेसिटी तो 3 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब इसका जो ग्रुप है, 15 नंबर ग्रुप के जो मेंबर है, उनका P सब शेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड गिव्स मोर स्टेबिलिटी। अगर किसी का भी, अगर हम ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेगा,
तो वो इलेक्ट्रॉन देने में नखरे करेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रुप 15 और 16 में, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है। एंड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह का एक ऑर्डर तैयार होता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बड़ा ध्यान से आपको देखना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड नहीं पूछा है, हमें पूछा है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गंवा दिया, उसके बाद की बात करो। तो प्यारे बच्चों, जो आपका ग्रुप 14 था उसका पहले कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था P2, बराबर है। ये इनकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आउटर मोस्ट लिख दिया है ना। अब जब ये लोग एक इलेक्ट्रॉन गंवा देंगे तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, P1 हो जाएगी। और 15 वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका P3 और ये हो जाएगा आपका P4। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर P1 अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवा दे तो P पूरी तरह से खाली हो जाएगा। एंड वी नो रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो ये कहता है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। किसी और कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो P1, P2, P3, P4 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही है P3। तो P3 अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन सबसे आगे आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास 3 जगह देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स कार्बन जो है अब अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन गंवा देता है तो उसका p ऑर्बिटल पूरा खाली हो जाएगा, तो वो भी स्टेबल बनने वाला है। तो कहना है ऐसे ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, कह ले जा खाली हो जाएगा पूरा, बराबर है कि नहीं। तो डेफिनेटली P1 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ऑलराइट, और P0 बनना चाहेगा। हेंस कार्बन का जो रहेगा वो सबसे लीस्ट रहेगा। तो इतनी बात तो सामने आ गई, ठीक है। सो कार्बन का सबसे लीस्ट रहेगा। कार्बन से ज्यादा जो है ऑफ कोर्स अब अलोंग द पीरियड आप जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो कार्बन से ज्यादा किसका रहेगा, नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए था यहाँ पर एज पर द ट्रेंड, मतलब एटॉमिक साइज के ट्रेंड। बट एज यू नो कि कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ उलट पुलट हो जाएगा। ऊपर से आप फ्लोरीन को देखो, वो P4 में आ चुका है। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन गवा देगा तो वो P3 में आ सकता है, ज्यादा स्टेबल बन सकता है। तो आप अगर ये दो फैक्टर को कंबाइन करते हैं, कौन से दो फैक्टर बच्चों आपको सोचने थे, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड सोचना था आपको, और दूसरा आपको सोचना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मतलब बल्ले बल्ले। ऑलराइट, तो यहाँ पर फ्लोरीन हाफ फील्ड पाने के लिए तनिक पीछे आ जाएगा, विच विल मेक दिस एज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बराबर है। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ऐसे आसान है बट फिर भी आपको इसमें सोचना तो पड़ेगा। ऑलराइट, बट एज आई सेड ये क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा अगर आप उसको लिख देते हैं। ऑलराइट, तो लिख करके करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, मेंटली विजुलाइज हो रहा है, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ which of the following represents the correct trend for mentioned property। तो हमें यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज दे रखी है और हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज द करेक्ट वन। अभी ये देखिए यहाँ पर, बिफोर आई गो अहेड एंड लेट मी टेल यू द शॉर्ट ट्रिक नाउ इटसेल्फ, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अभी बता देता हूँ। बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको 4-5 ट्रेंड कंपेयर करने, बोलो टाइम लेगा कि नहीं लेगा, अरे बोलो बोलो टाइम लेगा, अरे लेगा ना, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। बराबर, सॉल्व करने के लिए आपको समय लगेगा, आपको 4 ट्रेंड 5 ट्रेंड मेंटली कंपेयर करने हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप पहले एक आधा ट्रेंड सॉल्व करके इमीडिएट आप ऑप्शन की ओर देखें, बराबर है। अगर आप लकी है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, कभी कभार बहुत यू नो टफ 50-50 वाले ऑप्शन तक आप आसानी से पहुंच जाओगे, लेकिन आगे के लिए आपको बाकी देखना पड़ता है। बट इस तरह के जब आपको मल्टी स्टेटमेंट रहता है, मेरा अनुभव यही कहता है कि आप एक दो भी सही से अगर आप कर लोगे ना तो आपको रियल आंसर मिल जाता है। चलिए ट्राई करके देखें, लेट्स सी। यहां पर अपने को बोला है फ्लोरीन फॉस्फोरस सल्फर बोरॉन इज अ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हमें ट्रेंड कंपेयर करना है। तो अगर हम लोग इसका इमेजिन करें कि इनकी पोजीशन कहाँ है, तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 मैं लिख आपके लिए रहा हूं,
आपको मेंटली विजुलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो हमारा ग्रुप नंबर 17 में है। फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप नंबर 14 में आता है, 15 में आएगा, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे हमारा यहाँ पर है सल्फर। और ये रहा अपना बोरॉन जो कि ग्रुप नंबर 13 का हिस्सा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 का हिस्सा है। अभी सीधी सी बात है कि जो आपका बोरॉन है अलोंग द पीरियड बच्चों मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा मेटालिक फैमिली ग्रुप 13 है। तो ग्रुप 13 अगर मेटालिक फैमिली है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होनी चाहिए थी। तो ये बी का तो उन्होंने एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें फ्लोरीन के बारे में, फास्फोरस और सल्फर के बारे में, तो डेफिनेटली फास्फोरस और सल्फर तो काफी बड़े हैं, बराबर, रिलेटिव टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, तो ये बात भी सही है। तो फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होगा, ये परफेक्टली करेक्ट है। अब फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस तनिक बड़ा है और सल्फर तनिक छोटा है, तो सल्फर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन किंतु परंतु बंडू, अगर आप बात करो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन, तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है P4 और फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन में आता है P3, विच मेक्स इट हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एंड हेंस फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सल्फर से तनिक ज्यादा होगी। तो यहाँ पर फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही दिया है, मतलब आपका ऑप्शन 1 जो है वो ए जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाउ लेट्स चेक द अदर, बराबर, लेट्स चेक द अदर। अभी क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये आपका दिया है मेटालिक करेक्टर। अभी देखो, अगर मजे की बात आप देखो, आपने देखो मेहनत करके ए को सही किया। अब ए कहाँ कहाँ पर है? ए इधर है, ए इधर है, ए इधर है, मतलब ए तो सही है, ये तो आपको मालूम है ना, आपने बोला ए सही है, बराबर है। अब बी की बात करो तो बी तो हर एक ऑप्शन में है, मतलब बी ऑप्शन के बारे, मतलब बी ऑप्शन पढ़ करके इसको सॉल्व करना वो अति मूर्खता हो जाती। इट वुड टेक योर सो मच ऑफ टाइम, बराबर है। आप इस तरह से वापस से एलिमेंट को इमेजिन करोगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को लगाओगे, तो इट विल टेक योर टाइम, बराबर। जब आप एग्जाम लिखने बैठे हो ना, तो आप अपनी नॉलेज शोकेस करने नहीं बैठे, उसको क्रैक करना है अपने को, तो इसके लिए टाइम का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ये ट्रिक बहुत यूजफुल हो जाती है कि इमीडिएटली आप देख लिया करो। ठीक है, इससे आपका जो है काम आधा आसान हो जाएगा। तो ए एंड बी की बात करो तो बी ऑप्शन सही है, उसको देखना ही नहीं है अपने को, बराबर है। फिर सी ऑप्शन की बात करें तो पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, मेटालिक कैरेक्टर। अभी सीधी बात है, पोटेशियम क्या है? अल्कली मेटल है, बराबर है। और उसके बाद में है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है वो तो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले दे आर मोर मेटालिक देन पी ब्लॉक वालों से तो ज्यादा ही है। हेलो, पी ब्लॉक वालों के मुकाबले एस ब्लॉक तो ज्यादा मेटालिक होता है। तो यहाँ पर आलू को उन्होंने आगे रखा है, माझी को पीछे रखा है, तो ये बात तो गलत प्रतीत हो रही है, यहाँ पर ये इन्होंने बात गलत कर दी, बराबर है। चेक करते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन भी आपका इसमें से निकल गया, तो ये ऑप्शन भी गया, ये तो पहले ही जा चुका था, बराबर है। तो अभी डी वाले को चेक करना है, तो पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेसिक कैरेक्टर। रिमेंबर, MBA, metal oxides are basic in nature, reacts with acid। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो क्या पोटेशियम मेटल ऑक्साइड है? बिल्कुल, तो ये बेसिक हो गया। अब जिनका मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाता है, तो बेसिक कैरेक्टर भी तो कम होते जाएगा। तो पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम इज अ मोर मेटालिक, बराबर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ली ना के आरबीसीज, ये ऑर्डर है, बराबर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑर्डर है। तो उसके हिसाब से सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम इज मोर बेसिक, बराबर है। तो डेफिनेटली इट हैज टू बी मोर बेसिक देन लेस बेसिक। फिर माजी की बात करेंगे तो माजी विल बी इवन लेस बेसिक, क्योंकि ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये दोनों अल्कली थे, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक इन नेचर है, सो ये सबसे पीछे आएगा, मतलब डी जो है वो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो डी जो है ये परफेक्टली सही स्टेटमेंट हो जाता है, बराबर है। अगर आप लकी हो और आपका ध्यान पहले डी वाले स्टेटमेंट पे जाता, तो आप आंसर और फास्ट कर लेते। क्यों? क्योंकि डी इन्हीं दो ऑप्शन के अंदर है,
और इन दोनों ऑप्शन में ए और बी को ऑलरेडी सही माना गया है। और तो सिर्फ आपको डी के बाद में सी, इतना दो चीज चेक करके आपका काम हो जाता। मतलब चार में से देखो, हमने अगर कायदे से कंपैरिजन करी हो तो कायदे से हमने भी दो प्रॉपर्टी कंपेयर करी है, दो से तीन, बराबर। तो आप कम से कम कंपैरिजन में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं और टाइम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन आ नहीं रहा था, तो भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर ग्रैब कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी क्या आता है हमारा, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इज एल्यूमिनियम इज बड़ा देन मैग्नीशियम। गलत। अरे भाई, छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी जानते हैं, बराबर है। मैग्नीशियम जो है वो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में है, तो एल्यूमिनियम हैज टू बी स्मॉलर एंड मैग्नीशियम हैज टू बी बिगर। तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत हो गया। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बताऊं तो ऑर्डर इस प्रकार होना चाहिए था कि माजी बड़ा है, उससे छोटा एल्यूमिनियम है, और अभी इनसे छोटे होंगे माजी 2+ और उससे भी छोटा होगा Al+3। देखिए ध्यान रहे, कटायन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। मैग्नीशियम के पास में पहले तीन तीन शेल है, 2,8,2, बराबर है। उसके पास में 3s2 तक की कॉन्फ़िगरेशन है। जब उसने दो इलेक्ट्रॉन गंवा दिए आखिर के, तो उसके पास केवल दो शेल बचे हैं। और जबकि एल्यूमिनियम के पास अभी भी तीन शेल है, तो डेफिनेटली वो उससे बड़ा रहेगा। कटायंस पीछे जाएंगे। कटायन में भी जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उतना एटॉमिक साइज छोटा। और अनायन में याद रखो, अनायन में जितना नेगेटिव चार्ज बड़ा, उतना एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज बड़ा। ठीक है, राइट। तो ये फंडामेंटल यहां पर अप्लाई किया। अगला बोलता है द करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैग्नीट्यूड की इन्होंने बात करी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यूज है ना, वैसे तो देखो इसको ट्रेंड से आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन है ना वैल्यूज के अंदाजा आपको है ना याद होना बड़ा जरूरी है। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए जो एनसीईआरटी का टेबल है वो इधर रखा हुआ है, इसको समझिए आप कि आपके ग्रुप 16 के जो वैल्यूज है वो लगभग लगभग 150 टू 200 की रेंज वाले वैल्यूज है। आप देखो 150 200, आप एग्जैक्ट वैल्यू अगर याद कर सकते हो तो अभिनंदन है, करने पर बैठना, टाइम वेस्ट होएगा। मुद्दा लेकिन याद रखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके ग्रुप 16 की 150 200 की रेंज में होती है ना। सबसे कम देखो ऑक्सीजन की है। वैसे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, बट ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेप्शन है, आपने पढ़ा होगा। तो ये एकदम ही नीचे आ जाता है, देखिए सबसे नीचे है। राइट, जबकि आप बात अगर ग्रुप 17 की करते हो तो ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो 300 की रेंज में चली जाती है, बराबर है। वो 300 की रेंज में, मतलब लगभग डबल। ये कहाँ 150 200 था, ये 250 300 की रेंज में आ जाता है। ठीक है, सो दिस रेंज यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अगर रेंज याद करते हो तो आप श्योर शॉर्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन फोड़ पाओगे। और मजेदार बात कि ग्रुप 18 एक ऐसा लौता ग्रुप है जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बाकी सभी मेंबर्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, लेकिन ग्रुप 18 वालों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव है। ऑलराइट, सो दैट्स देयर। नाउ अगर आप बात करो ग्रुप 1 के बारे में, तो ये तो क्या है, बेचारे 40-50 वाले हैं। ठीक है, -40 50 60 60 60 40 ऐसा करके आप याद रख सकते हो, ये ग्रुप 1 के हैं, बराबर। सारे ग्रुप के सर हमको करने पड़ेंगे क्या? नहीं भाई, ये चार ग्रुप के जो दिए हैं ना, ये चार ग्रुप के भी अगर आप वैल्यूज अंदाजा याद रख लेते हो, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, बराबर है। यहाँ वैल्यूज पॉजिटिव है, बराबर है। पॉजिटिव में भी सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू नियॉन का होता है। ठीक है, नियॉन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। डाउन द ग्रुप गोज ऑन डिक्रीजिंग। हीलियम तो बेचारा एकदम छोटा है करके उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +48, सबसे कम पॉजिटिव वाली वैल्यू उसी की है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा नियॉन का, सबसे कम हीलियम का। ऑलराइट, ये टेबल आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन क्रैक करने में आपकी बहुत मदद होने वाली है। ऑलराइट, चलिए, सो लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था हमारे पास में कि करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन्होंने अपने को मैग्नीट्यूड में दिया है क्लोरीन ब्रोमीन सल्फर ऑक्सीजन। पहले तो क्या आप मानते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन लोग आगे आने चाहिए थे भाई? हेलोजन वाले का तो, अरे था ना भाई, हेलोजन वाले तो 250 300 की रेंज वाले हैं।
तो ये लोग तो आगे आएंगे ही। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में भी आप देखोगे तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, बराबर। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्लोरीन का ज्यादा रहेगा और ब्रोमीन का कम रहेगा, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब अगर आप बात करें इन दोनों की आयोन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों से तो अधिक ही होगी, वो भी सीधी बात है। अब सल्फर और ऑक्सीजन में आपको मालूम है कि देयर वाज एन एक्सेप्शन, बराबर। ऑक्सीजन जो रहता है ना, उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को आसानी से अकोमोडेट किया जा सकता नहीं है, जिसके चलते उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही कम नेगेटिव है, बराबर है। सो ये यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का इस प्रकार ऑर्डर आना चाहिए था, तो ये ऑर्डर ही हमको यहाँ पर परफेक्टली दिया गया है, एंड हेंस दिस विल बिकम the perfectly correct statement, and hence statement 1 is incorrect and statement 2 is correct would be the final answer for the given question। है ना आसान बच्चों? तो आप है ना कुछ बेसिक ट्रेंड जो मैंने अभी बताया ना, वो याद करके कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप एग्जाम में उसको क्रैक कर पाओगे। कई बार है ना बच्चे एकदम मेंटल बैरियर क्रिएट कर देते कि नहीं 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 ट्रेंड ट्रेंड नहीं ट्रेंड, ऐसा नहीं, ट्रेंड बहुत इजी होते हैं। मतलब लोगों ने ऐसे ही फैला रखा है एक्सेप्शन एक्सेप्शन, ठीक है एक्सेप्शन होते हैं माना, लेकिन हर एक्सेप्शन के रीजन है जो हम जब चैप्टर डिटेल में पढ़ाते हैं तो आपको वो सारी चीजें बताई जाती है। अब अगर आप समझे पूरा चैप्टर पढ़ने की स्थिति में ना हो डिटेल में, तो जैसा मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताए हैं वो ट्रिक को आप फॉलो कर लीजिए, है ना, तो भी आपको बहुत उससे सहायता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इज द करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। बच्चों अलोंग द पीरियड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, बराबर, इन चार लोगों की बात चल रही है। अभी इन चार लोगों में आप जानते हो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर एक्सेप्शन आता है। क्यों एक्सेप्शन आता है, उसका रीजन है क्या, मैंने अभी अभी बताया, बराबर है कि नहीं, कि हर एक्सेप्शन का रीजन होता है। तो आपको समझना है कि कार्बन जो है उसका P2 कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन का P3, ऑक्सीजन का P4 और फ्लोरीन का P5। तो P3 हैज अ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इसके चलते ये ऑर्डर आना चाहिए। क्या हमें यही ऑर्डर यहां पर दिया हुआ है? हाँ सर, हाँ सर, तो हो गया ना फिर सॉल्व। ऑलराइट, सो विद दिस स्टेटमेंट 1 इज अ परफेक्टली करेक्ट वैल्यूज। ऑलराइट, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमें कहा है सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बराबर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बच्चों अपने को बात कर रहे हैं, मतलब सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, पहले ये चेक करो क्या ये परफेक्टली ग्रुप का ऑर्डर है? ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, यम यम यम। ऑलराइट, सो ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ये ऑर्डर परफेक्ट है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी भी याद करवाया था कि ऑक्सीजन की वैल्यू लीस्ट नेगेटिव है अपने ग्रुप में, देखो ये 200 195 191 सर, दिस गोज ऑन बिकमिंग लेस नेगेटिव, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेप्शनली एकदम ही नेगेटिव है, जबकि वो मोस्ट नेगेटिव बंदा होना चाहिए था, बराबर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज की बात कर रहा हूं। तो विद दैट आई थिंक ऑक्सीजन यहाँ पर इन्होंने परफेक्टली, यस इन्होंने ऑक्सीजन परफेक्टली सबसे पीछे दिया हुआ है, तो एकदम परफेक्ट इन्होंने यहाँ पर ये ट्रेंड दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी आपका करेक्ट है, एंड हेंस वी कैन से बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है। इसमें तो वो ऑप्शन ही दिख नहीं रहा है, आप समझ गए ना, बोथ स्टेट ये रहा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट वुड बी द परफेक्टली करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप देख रहे हो बच्चों, अब तक जितने क्वेश्चन आए सभी के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड के ऊपर फोकस किया गया है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड भी, अगर आपने ये दो ट्रेंड भी अच्छे से कर लिए तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करके आएंगे। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, बराबर। थर्ड पीरियड की आप बात कर रहे हैं, बराबर। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ पर? सिलिकॉन सल्फर एल्यूमिनियम फास्फोरस क्लोरीन। तो सबसे पहले तो इसको लाइन में आप लगा दीजिए, बराबर है। आपको मालूम है पहले एल्यूमिनियम आता है,
फिर सिलिकॉन आता है, फिर फॉस्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है, बराबर है। ये आपका पीरियड नंबर 3 है। तो पीरियड नंबर के हिसाब से आपने उसको लिख दिया। अब आपको मालूम है बात यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की चल रही है। एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लोरीन का, फिर सल्फर, फास्फोरस, ये होना चाहिए। दिस अ रेगुलर ट्रेंड, बराबर। बट एज यू नो this is nothing but you can say the configuration is here P1, this is P2, this is P3, this is P4, this is P5, बराबर है। तो क्या आपको याद है P3 बोले तो क्या होता है? P3 बोले तो क्या होता है? रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहां पर लग गया। अगर रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहां पर लग गया तो मुझे बताइए कि क्या यहां पर एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये एक्सेप्शनली स्टेबल है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गंवा देगा तो एक्सेप्शनली स्टेबल बन जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर देन फॉस्फोरस देन क्लोरीन शुड बी द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, सो हियर इट इज। ऑलराइट, समझ में आया ना? देखिए एक ही ये P3 और P4 के ऊपर आपने अब तक 3 सवाल देख लिए हैं बच्चों, बराबर। मतलब जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में इतनी बार उसको ये कॉन्सेप्ट दोहराया गया है। सो दिस मेक्स अ कॉन्सेप्ट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। क्या है प्रश्न? द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम। वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, बट इन केस यू डोंट नो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सोडियम और मैग्नीशियम की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, बराबर। तो आप छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज थे तब से आप जानते हो कि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। एक इलेक्ट्रॉन गंवा देने के बाद क्या यह स्टेबल बन गया? बिल्कुल बन गया। माजी की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। अगर मैं साइज की बात करूं तो सोडियम की साइज बड़ी होती है, मैग्नीशियम की साइज कंपेयर टू दैट छोटी होती है। सोडियम बड़ा है, मैग्नीशियम नेक्स्ट। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सोडियम बड़ा, माजी छोटा। ठीक है, ऑलराइट। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवा दिया तो ये बन जाएगा माजी प्लस वन, दैट इज 2,8,1, बराबर। अब प्यारे बच्चों अगर मैं पहला वाला केस देखता हूं तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देता है। क्यों? एक तो वो एक इलेक्ट्रॉन गंवाने के बाद नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। चेरी ऑन द केक, बराबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन गंवा देता है तो नोबेल बन जाएगा। और वो सोडियम माजी से बड़ा भी तो है ना। इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर आप बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। बट एक इलेक्ट्रॉन गंवा देने के बाद स्थिति बदल चुकी है। अब सोडियम के पास केवल दो ही शेल है और वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। क्या अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गंवाना चाहेगा? बोला नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी नोबेल बन चुका है, राइट। जबकि माजी अभी तक एक इलेक्ट्रॉन और गंवाना बाकी है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने गंवा दिया तो माजी भी नोबेल बन जाएंगे। तो अब बच्चों ये सोचो कौन है जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बावला उतावला हो रखा है? ऑफ कोर्स इट इज माजी विच इज बावला उतावला टू गिव वन मोर इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन आसानी से माजी देने वाले हैं, विच मेक्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें तो सोडियम में ज्यादा मेहनत लगेगी। वो बहुत स्टेबल हो चुका है ऑलरेडी, अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। ऑलराइट, सो दिस मेक्स द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन दैट ऑफ द माजी। दैट्स परफेक्टली करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, आयोनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस इज लार्जर देन दैट ऑफ F माइनस। बिल्कुल सही बच्चों, याद रखिए कटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना एटॉमिक साइज छोटा। उसी प्रकार से अनायन में जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना आयोनिक साइज बड़ा आएगा। ऑलराइट, तो O-2 जो रहेगा दैट विल बी बड़ू देन F-1। अब देखिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो है उसके पास में कितने 8 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए, बराबर। जबकि फ्लोरीन की बात करूं तो इसके पास में 9 प्रोटॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गए।
तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन 10-10 है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन अधिक है ना, तो इसका न्यूक्लियर पूल ज्यादा रहेगा, उसको ज्यादा स्क्वीज कर देगा, छोटा कर देगा करके ये फ्लोराइड जो है वो छोटा है और ऑक्साइड जो है वो बड़ा है। ऑलराइट, सो ऑक्साइड इज बड़ू देन फ्लोराइड। ऑलराइट, दैट व्हिच मेक्स अ स्टेटमेंट टू एब्सोल्युटली a correct statement. So hence statement 1 and 2 both are correct. Both statement are correct would be the final answer for the given question. All right, let's check the next one. आई होप स्टूडेंट्स थिंग्स आर गोइंग वेरी फाइन, एंड मैं जो जो चीज़ों को आपको लगता है कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमें आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जिन बच्चों को ये चीज़ों के अंदर ऐसा लग रहा था कि नहीं डाउट थे, अब क्लियर हो गए हैं, और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन तो बनता है भाई। ऑलराइट, सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट दैट व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर यू। So potassium, magnesium, aluminum, boron is the correct order of the terms of metallic character. Alright. मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो पोटेशियम जो है वो आपका अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का मेटल है। माजी जो है वो ग्रुप 2 का मेटल है, वेरी गुड। और एल्यूमिनियम और बोरॉन एक ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 13, दैट इज बोरॉन एंड देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप आप कभी भी जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेस। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो यहाँ पर बोरॉन और एल्यूमिनियम में ऑब्वियसली एल्यूमिनियम विल बी मोर मेटालिक। एल्यूमिनियम पी ब्लॉक के है ये दोनों, तो ऑब्वियसली माजी तो ज्यादा मेटालिक होंगे ही, और उससे ज्यादा मेटालिक पोटेशियम को होना ही है, वो आपके अल्कली मेटल से हैं। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 कहता है एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयोनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट। देखिए, बात अगर कटायन की होती तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट अनायन की बात करो तो अनायन हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। मतलब अगर मैं बात करूं Cl, हाँ, अरे Cl+, Cl और Cl- के बारे में, तो Cl- हमेशा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। अनायन इज ऑलवेज बिगर देन द न्यूट्रल एंड न्यूट्रल इज ऑलवेज बिगर देन द कटायन। ओके, क्योंकि तीनों में प्रोटॉन तो सेम ही है, 17-17 प्रोटॉन, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं उतना न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है, विच मेक्स द अनायंस बिगर देन द न्यूट्रल एटम। तो इनका यह कहना कि एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर, दिस बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बराबर है। तो ये स्टेटमेंट इनका कहना अनुचित है, विच मेक्स स्टेटमेंट 1 करेक्ट। ऑलराइट, स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false would be the final answer for the given question. Right, let's go for the next. The period 4 of the periodic table, the element with the highest and lowest atomic radii are respectively. पीरियड नंबर 4 मतलब कहाँ शुरू होता है, जैसे आपका ली, ना, के, RBCs, फरार। और यहां पर अगर आप बात करो, ये है आपका ग्रुप नंबर 1, बराबर है। और ग्रुप नंबर 17 की बात करो, बराबर, सबसे बड़े एटॉमिक रेडियस होते हैं ग्रुप 1 वालों के, और सबसे छोटे एटॉमिक रेडियस होते हैं ग्रुप 17 वालों के। तो मैंने ग्रुप 1 के मेंबर यहाँ पर लिखे। अब ग्रुप 17 की बात करूँ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, बराबर है। धोखा मत खा जाना, ये पहला ग्रुप नहीं है, लिथियम सेकंड ग्रुप है, फिर ये थर्ड ग्रुप है, और ये फोर्थ ग्रुप है। बच्चों, हमें प्रश्न किसके बारे में पूछा गया है, फोर्थ ग्रुप के बारे में पूछा गया है। एंड हेंस ये जो आपका पोटेशियम है, ऑलराइट, पोटेशियम है और ब्रोमीन है, दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एकदम इससे सस्ता क्या पूछ सकते हैं, मुझे लगता है। ऑलराइट, तो जेई में बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर द नंबर ऑफ valence electron present, the number of valence electron present in the element with the most and least metallic. Superb, नाइस। तो आपको सबसे पहले यह सोचना होगा कि इन पांचों के अंदर हु इज द मोस्ट मेटालिक एंड हु इज द लीस्ट मेटालिक। तो बच्चों, अलोंग द पीरियड मेटालिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो चलिए इनको पहले अरेंज कर देते हैं। तो सभी लोग मेरे हिसाब से ग्रुप 15 के हैं। सो
नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, और फ्लोरीन और क्लोरीन। चलिए, बड़ा ही आसान अपने को यहाँ पर कंपैरिजन मिल गया है। ऑलराइट, तो सीधी बात है कि आपका जो फ्लोरीन रहेगा, बराबर है, दिस इज द मोस्ट मेटालिक फैमिली एंड दिस इज द लीस्ट मेटालिक फैमिली, है ना। फैमिली अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो सबसे कम मेटालिक कौन होंगे, हेलोजन होंगे। अब हेलोजन में भी डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो सबसे लीस्ट मेटालिक कौन हो गया, फ्लोरीन। ऑलराइट, और उसी तरह सबसे मोस्ट मेटालिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिस डज नॉट मीन फॉस्फोरस इज अ मेटल, हाँ, बट कंपेरेटिवली द फॉस्फोरस का मेटालिक कैरेक्टर बाकी लोगों से अधिक होगा। सो दैट मीन्स फॉस्फोरस और फ्लोरीन की बात चल रही है। अच्छा, वो नहीं भी पता किया होता तो भी आपको समझता था, क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। तो चाहे कोई भी हो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, तो 5 एंड 7 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Next is over. All right. So these were the questions from your classification. I hope the chapter was very, very, scoring. And आशा करता हूँ कि आने वाले JEE अटेम्प्ट के लिए भी आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को जरूर फोड़ के रहेंगे। ऑलराइट, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।